डैमेज हुआ है उससे निकलने में बहुत वक्त लगेगा। इस निकलने में जो वक्त लगेगा, क्या आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ सरकार के बदल जाने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, इस तरह का भ्रम मुझे कभी नहीं रहा। जब तक लोग नहीं बदलेंगे और जब तक लोग सतर्क नहीं होंगे, और ये एक दिन की बात नहीं है। मुझे जो अपने जीवन के अनुभव से जो समझ में आई बात, वो कि सबसे मुश्किल काम है नागरिक होना। बहुत मुश्किल काम है। नागरिक होने की जो प्रक्रिया है वो वोटर होने की प्रक्रिया से अलग है। अभी तक हम सिर्फ वोटर होने को सेलिब्रेट करते थे। 80% लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद वो 80% कहां चले गए? वो नजर तो आते नहीं है। अगर नजर आते तो वो लिख रहे होते, वो स्मृति ईरानी से पूछ रहे होते आप कहां हैं। आप चले जाइए बृजभूषण सिंह के इलाके में, स्मृति ईरानी जरा धरना देकर दिखा दें। वो चले जाएं तो पीछे पीछे मैं भी आता हूं। कम से कम मंत्री तो साहस करें। अब अकेले चला जाऊं, पता चला कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि आप चले जाइए उनके इलाके में, वहां कर लीजिए ना धरना प्रदर्शन, करके दिखा दीजिए। तो ये जो है कि डर वो भी है, डरे वो भी हैं। उनके सांसद भी डरे हुए हैं कि ये लड़कियां जो धरने पर बैठी हैं इसका विरोध हम कैसे करें। प्रवक्ता भी डरे होंगे कि भाई हम नहीं नाम लेने वाले हैं। आप उस डर को समझिए जिसकी तरफ से सबको डराया जा रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि बीबीसी ने गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया। आप उनको यूट्यूब पे ब्लॉक कर देंगे, बृजभूषण सिंह को उनके इलाके में ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वहां ज्यादा खतरनाक है। हम और आप तो फिर भी स्टैंड के नीचे बैठे हुए हैं। वो सोचिए किसी कमरे में डूब के बैठे होंगे कि कब ये मामला खत्म हो जाए, कोई दूसरा बवाल आ जाए, मैं कोई गलती कर दूं जिसे लेकर आईटी सेल ट्रोल बनाने लग जाए और फिर बृजभूषण सिंह का नाम हट जाए, उन लड़कियों की चर्चा खत्म हो जाए। लेकिन मैं गलती तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं काफी संभाल कर बोलता हूं। हाँ, अगर ये टेंट वो सेट खरीद ले तो अलग बात है। रवि से पूछना चाहता, आप कह रहे हैं कि लोग ही हैं वो बदलेंगे और जाते हैं, तो अब जैसे कोई गया तो साहस बढ़ा और भी लोग उनके साथ चले गए। लेकिन जब वो एक तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, कितने हो चुके हैं अब तक, तो आपने कुछ नाम भी गिनाए, जेल में हैं, कभी बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कई साल लगे कुछ नहीं। तो पीसफुल प्रोटेस्ट इज ऑल्सो बीन इन सेंस नॉट डिलेजिटिमाइज, उसमें भी वो भी करेंगे तो आपको वो जेल में डाल देंगे। वो भी मतलब लोगों में उसका भी डर फैल जाता है जो उनको ज्वाइन करना चाहते होंगे। तो जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं जा रहे, समझ आता है, लेकिन ऑपोजिशन में जो है उनका भी कुछ तो रुतबा है ना। उनको भी आसानी से जेल में अगर डाल भी दिया तो खैर उनको तो जेल में होना चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट दे शुड बी डूइंग। वहां जाके सड़कों पे उनको जाना चाहिए, तो वो भी नहीं जाते हैं। तो उनका क्या डर है, वो क्यों नहीं जाते? तो हो क्या गया है? आई मीन लोगों को तो हम कहते हैं कि डर है, अब यहाँ बस ईडी का डर इतना होगा कि वो नहीं जाएंगे। वो डर काफी बड़ा है। वो डर काफी बड़ा है। अब देखिए, कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने बीजेपी के एमएलए पर ही आरोप लगा दिया, नाम लेकर आरोप लगा दिया, प्रधानमंत्री को खत तक लिख दिया, लेकिन ये नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए, एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? इसमें ना आपके कपड़े गंदे होंगे, ना इसमें आपकी थालियां टूटेंगी, ना आप अपने किचन में गिरने वाले हैं। उनका सब्सक्रिप्शन खत्म कर देना है, मत देखिए आप। जो वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि इन नफरती एंकरों को कभी ऑफ एयर नहीं किया गया, तो वो पॉलिटिक्स ही ऑफ एयर हो जाएगी। पूरी पॉलिटिक्स ही उस नफरत पर आधारित है। वो सिर्फ एंकर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उस हेट स्पीच का सिर्फ एंकर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कि जो बातें हैं वो जो उनके सामने जो केस है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, लेकिन अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर लें तो उसमें साध्वी प्रज्ञा भी आ जाती है। उन्होंने तो बोल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहां तो एलिगेशन लग रहा है सांसद महोदय पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा तो अरेस्ट वगैरह हो जाएगा। अंततः जो होना होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को इस वक्त जो चाहिए वो हल्की लड़ाई अपने लिए तय करें, ताकि लड़ने की प्रैक्टिस करते रहें।
अगर आप क्रिकेट में अच्छी गेंद नहीं फेंक सकते तो अपनी बालकनी के पीछे बैडमिंटन तो खेल सकते हैं ना। उसमें तो कोई आपको नहीं जज करेगा कि आप प्रकाश पादुकोण है कि नहीं है, साइना नेहवाल है कि नहीं है। तो आप खेल लीजिए, टिकटॉक करते रहिए, आप अपना खेल लीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेमोक्रेटिक सिटीजन होने की, तो वो बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता रहता हूं, ऐसा नहीं है कि और भी लोग हैं बोलने वाले, पर ये बैलेंस क्या होता है। आप नफरत फैला रहे हैं तो नफरत का बैलेंस क्या होता है। नफरत का कोई दो साइड होता है क्या? उसके तो कोई दो साइड नहीं होते, झूठ के तो दो साइड नहीं होते। अब तो सच क्या है इसका भी अधिकार पीआईबी रखना चाहती है। ये खबर चर्चा में है कि जब पीआईबी कह देगी कि ये खबर फेक है तो उसको सारे सोशल मीडिया साइट से हटाने पड़ेंगे। इतने दिनों से मंत्री तक अब बोल रहे हैं कि यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर ने 2 प्रेसिडेंट से बात करके 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसी बात नहीं, करनी भी हमारे लिए बेमानी है, हम ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते। तो बात फेक हो गई। लेकिन इस बात के बाद भी कई महीनों के बाद भी मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पीआईबी कह देगी कि मंत्री ने जो कहा है वो फेक न्यूज है? नहीं। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज है? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने फेक न्यूज को सच बताकर फैलाने देना चाहती है। अब आपके पास सरकार के भीतर की खबरें नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच गया है, एनालिसिस बच गई है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन ये है कि वहां गए, इनसे मिले, ये आ गए, वो चले गए, वहां पर उद्घाटन हुआ। तो जर्नलिस्ट का भी रोल बेसिक खत्म हो गया। इस वक्त जर्नलिस्ट के पास बहुत आराम है, लेकिन काम ही नहीं है, क्योंकि काम जब करेगा अपना पत्रकार वाला तो बवाल मच जाएगा। अच्छा, समय हो गया। तो समय हो गया है। हम 2 सवाल ले सकते हैं, लेकिन कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ प्लीज, और तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ। 2 अच्छे सवाल। रवीश ने कहा कि अंतर्विरोध उनके अंदर भी हैं, तो रवीश के अंतर्विरोधों पर कोई अगर सवाल है आपके मन में तो केवल सवाल पूछिएगा। ऐसा सवाल पूछे जिसमें ब्रिजभूषण सिंह का नाम न लेना पड़े। हाँ, चुनेंगे कैसे? 2 सवाल यहाँ है, जरा पूछिए। अच्छा, जो पहले पूछे नहीं, इन्होंने कहा है कि इनके पास अंतर्विरोध का सवाल है। ये आप खुद से लाइव भी कर रहे हैं क्या साथ साथ? नमस्कार सभी को। सर, मेरा प्रश्न सिर्फ साधारण सा प्रश्न है। आपके अनुसार डर की परिभाषा क्या है? मेरी टीचर ने कहा था नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन साधारण नहीं होता है। ये डर से उबरने के 10 कारण क्या हैं, डर की परिभाषा क्या है, ये सब किताबें बाबा रामदेव ही लिख सकते हैं। बहुत मुश्किल है। मेरा डर अलग है, आपका डर अलग है। आपकी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, मेरी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, लेकिन फिर भी हम एक समय में हैं, तो आपकी चिंताएं मेरी चिंताएं कहीं जाकर जुड़ती हैं। तो अगर हम उस डर को समझें तो जो सार्वजनिक रूप से जिसकी वजह से आप प्रभावित हैं, हम प्रभावित हैं, तो वो हम दूर कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत चिंताएं हैं, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो उससे आपको लड़ना पड़ेगा। वहां आपकी लड़ाई बिल्कुल अकेले की लड़ाई हो जाती है। लेकिन जो सार्वजनिक चिंताएं हैं, जिसको लेकर कोई बोल नहीं रहा है, वहां हमारी और आपकी लड़ाई साझे की हो जाती है। तो जब तक हम और आप उस डर को नहीं समझेंगे, हम उस वक्त उस डर की परिभाषा को तय नहीं कर पाएंगे। तो जो परिभाषाएं हैं उस समय की होती हैं, उस संदर्भ की होती हैं, व्यापक रूप से नहीं हो सकती हैं। होती होंगी, जो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनकी किताब में होती होंगी। लेकिन हमारे आपके बीच में हाथ पकड़कर जब हम चलते हैं तब पता चलता है कि कितना डरते हैं और कितना चलते हैं। फरवरी का महीना है। रवीश जी, जब आप एनडीटीवी में थे तो आप कहते थे मेरा जो प्राइम टाइम है 0 टीआरपी वाला, वो गौरव करते थे आप 0 टीआरपी। लेकिन अभी आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए कहते हैं। तो ये अंदर हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेकिन वो आपने ये नहीं पूछा कि आप 0 टीआरपी क्यों कहते हैं। उसकी भी कहानी है। कोई नहीं कहता कि मेरी दुकान चल नहीं रही है। जैसे बड़े सेठ ने कहा ना कि जो क्रेडिबल मीडिया बनाने के लिए कॉस्ट नेग्लिजिबल है,
तो उनके लिए तो बहुत पैसा है, तो वो चवन्नी के बराबर का खर्चा है। पर आप उस कार्यक्रम को नहीं पहुंचने देने के लिए लोगों तक जो तरीके आजमाए गए, उन तरीकों पर आधिकारिक रूप से तो उस चैनल को बोलना था, ठीक है, केबल से गायब कर देना, जब मेरा टेलीकास्ट हो रहा है आवाज गायब कर देना, तस्वीरें गायब कर देना, बहुत राज्यों में अलग अलग बिजनेस के जायज कारणों को बताकर केबल से गायब कर देना, किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं पूरा वहां गायब कर देना, तो नहीं पहुंचने देने को मैं उसको कहता था कि 0 TRP है, लेकिन तब भी लोग देखा करते थे, ऐसी बात नहीं है। ये मैं जरूर कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे सामने एक चुनौती थी कि मैं कहूं या ना कहूं, लेकिन एक फेसबुक पर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो लोग मेरे साथ हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि और भी लोग मेरे साथ हैं, और अब ये लड़ाई ज्यादा पब्लिक की हो गई है, मेरी भी है, तो उस रिवायत के हिसाब से बोला, लेकिन टीआरपी के लिए नहीं बोला कि यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा और यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा। वो 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने 40 लाख ने सब नहीं देखे हैं, तो उसके अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो टीआरपी बहुत कम है। वहां से एक स्टूडेंट सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज उनको माइक दीजिए। Good morning, sir. My question is. थैंक यू। What आपकी gives टाई अच्छी है। Thank you, sir. What gives you the conviction to question the people in power and to continue to promote and encourage the truth? ये धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं है कि रोज ही रहता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं रहता है, किसी दिन हिम्मत नहीं होती है तो हम छोड़ भी देते हैं, फिर अगले दिन आपने ऐसे जो मकड़ी की तरह चढ़ना शुरू करते हैं दीवार पर, फिर जाले बनाना शुरू करता हूं, फिर देखता हूं, कई बार चीजें छोड़ भी देता हूं कि इतना आघात इंपैक्ट ज्यादा होता है शरीर पे, और आप अकेले ये सब कर रहे होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहां इतने लोग नहीं होते हैं, ये सारे लोग काल्पनिक रूप से मौजूद होते हैं। मुझे पता नहीं कि आप अपनी जिंदगी में शायद जिस वक्त मैं डर रहा हूं कि ये स्टोरी मैं करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं वहां तक, और उसको बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन इस क्रम में एक बदलाव होता है। जो बात कहने से मैं रह गया चर्चा में, कि मैं बहुत घबराया हुआ आप लोगों की तरह इन्हीं सब सवालों से परेशान होने वाला, जो मुझे पहले जानते थे, उन्हें बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे बोल रहा है, तो बहुत डरा करता था मैं, सड़क पार करने में डरा करता था। तो एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ा था, तो मेरी क्लासमेट थी, बोली बस बहुत दूर है, मैंने कहा नहीं सब गुजर जाएगी तब मैं जाऊंगा, तो वो मेरा हाथ पकड़ती है और उस दिन मुझे लेकर दौड़ जाती है, कॉलेज के दिनों की बात है। तो वो कोई सिनेमा का सीन नहीं है, वो अपनी जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी में हैं, लेकिन वो मुझे उस डर से बाहर निकाल ले जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं। लिखने से मुझे बहुत बदलाव आया, जैसे जैसे लिखता हूं मेरे भीतर का डर कम होते जाता है, जैसे जैसे बोलता हूं वो डर और कम होता जाता है। जब बोलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है फिर वो बढ़ने लगता है, तो इसलिए अगले दिन उठते ही मैं लिखना शुरू कर देता हूं। तो आप लिखना शुरू कीजिए, जब आप लिखते हैं उस वक्त आप खुद से बोल रहे होते हैं, उसके सामने दर्शक नहीं होते, आप होते हैं, तो वो आपका सामना होता है। तो आप जितना ज्यादा खुद को फेस करेंगे उतना ज्यादा आप खुद से लड़ेंगे। जय हिंद। सॉरी, मतलब आप बाद में सवाल पूछिएगा, यू नो विश सेशन हैव बीन लॉन्गर। मैं आई जस्ट एंड विद वन। चले गए तो वो जहां कहा जाता होगा वहीं जाते होंगे। नहीं, अपोजिशन जो स्टेट का हमला है इस वक्त, जरूर अपोजिशन में कमियां हैं, इतना आसान नहीं है उससे लड़ने के लिए। और आप देखिए तो अपोजिशन के लोग कई तरीके से लड़ रहे हैं, वो हजारों किस्म के मुकदमे में फंसा दिए गए हैं। बहुत सारे विधायक जो अपोजिशन के हैं, अगर आप उनके एनेक्डोट्स अगर आप जमा करें, फैक्ट से क्या होता है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पे, समर्थकों के घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से, बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनके साथ। तो इतना आसान नहीं है इस वक्त में अपोजिशन होना। जनता ने उस अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है, उसे अपोजिशन के साथ चलने में घबराहट होती है। इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में अपोजिशन पार्टी नहीं होती है, लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो जनता होती है। जनता ने विपक्ष बनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डरा दिए जाने से डर जाती है। अगर जनता विपक्ष बनती तो विपक्ष अपने आप बन जाता है। इस देश में पहले भी चुनौतियां आई हैं, आगे भी आती रहेंगी, लेकिन इस देश की जनता ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी, नए नए नेता खड़े कर दिए, और कभी वो इसके लिए ये सवाल नहीं था कि हमारा नेता कैसा हो।
कभी ये सोच के इस देश की जनता ने, अगर आप पिछले 70 साल के इतिहास के लंबे दौर को देखें, तो ये सोच के किसी को नहीं हराया कि हमारे पास कोई ऐसा वाला नेता आ जाएगा, योग्य वर आ जाएगा, तभी बारात की घोषणा होगी। तो अगर यही क्राइटेरिया हो जाए तो इस देश में 90% लड़कों की शादी ना हो, उन्हें बुरा लग जाएगा ये बात, शादी ही ना हो। तो ये अपोजिशन जनता से तो बनना है ना, तो जनता जब बनाएगी, लेकिन सारा दोष जनता का नहीं है, उसका भी दोष है जो संविधान की शपथ ले रहे हैं, वहां बैठे हैं, उसका भी दोष है। तो ये अपोजिशन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, वो सिर्फ स्टेट से नहीं हो रहे हैं, मीडिया से हो रहे हैं, और सिर्फ हमले नहीं हो रहे हैं, जहां चुप्पियां हैं वहां भी देखिए, वो भी एक तरह का हमला है कि अपोजिशन की किस एक्टिविटीज पर आप चुप हैं। जो पत्रकारों की हालत हो गई है, वो क्या था? वो हमारे और स्टेट के बीच में एक इंस्टीट्यूशन था। आपको लगता था कि आपके साथ कुछ होगा तो आप वहां बोल देंगे, तो जनता भी देख लेगी, सरकार को भी दिख जाएगा कि जनता ने देखना बंद कर दिया है। अब वही आपके पास नहीं है इतने बड़े देश में। आप है तो आप बता दीजिए कौन है, कहां आप उन समस्याओं के बारे में देखते हैं। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, 10 साल से कोई अच्छी खबर तक नहीं आई है, जो उनकी अपनी खोजी हुई खबरें होंगी। आप ये कह रहे हैं कि जनता को वोटर में बदलने की मशीनरी तो प्रॉपर ढंग से काम करिए, ठीक ढंग से काम करिए, लेकिन जनता को नागरिक बनाए रखने की जो सारी मशीनरियां थी वो धीरे धीरे फेल हो रही हैं। वो फेल हो चुकी हैं, वो धीरे धीरे नहीं। 8 साल वो पहले भी उसमें कमजोरियां थी, ऐसा नहीं था कि कमजोरियां कोई 2014 के दिन पैदा हुई, वो पहले से ढहती आ रही थी, इन 8 सालों में ढहा दी गई। आप देख लीजिए, आप पहले के, आप 2014 के पहले के अखबार देख लीजिए, कितने सेक्रेटरी आर्टिकल लिखा करते थे, कितने चुनाव आयुक्त रिटायरमेंट के बाद लिखा करते थे। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिटायर होकर टीवी पे या प्रेस के पास हैं, तो इसी के बहुत सारी गतिविधियों पर सवाल जवाब होता है। पोस्ट रिटायरमेंट भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। क्या आपको याद आता है कि 2014 के बाद, याद कीजिए कि कोई ऐसा चुनाव आयुक्त हो जो रिटायरमेंट के बाद इसी का फेस बना हो? खोजा कीजिए, उनके आर्टिकल को खोजा कीजिए, टीवी के बहसों में देखा कीजिए, ले देके कुरैशी साहब का आ जाता है कभी कभार, बाकी कहां गए? इतने सारे लोग रिटायर किए। तो उस प्रोसेस को सोचिए कि कोई अधिकारी बनता है, उनकी हालत आज कितनी खराब है, वो बोल नहीं सकते, वो ऐसी जिंदगी चाहते थे क्या? ज्यादातर आप अधिकारियों से पूछिए, वो ऑफ रिकॉर्ड भी खत्म हो चुके हैं। जब ऑफ रिकॉर्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की वही जबान थी ऑफ रिकॉर्ड की, वो जबान भी खत्म हो गई है। आप खबरों को ठीक से देखिए कि कौन सी ऐसी खबर है जो सरकार के भीतर की है और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड खबरें आ रही हैं। तो जब सरगोशियां बंद हो जाएं, तो दीवारों पर कान लगाइए और पूछा कीजिए कि उस तरफ से आवाज क्यों नहीं आ रही है। जब आवाज बंद हो जाए तो अपनी आंखें खोल लीजिए, देखा कीजिए कि दीवार बची भी है या नहीं। ये आपका काम है, वक्त के साथ देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं कि मेरी बातों में अंतर विरोध नहीं है, लेकिन जो दायरा है, जिस समस्या की बात कर रहा हूं, पहले आप उसको देख लीजिए। हम जैसे लोगों का क्या है, हमारी बातों में कमियां कभी भी निकल जाएंगी, लेकिन जो हमले हो रहे हैं उसको आपको देखने की जरूरत है। तो बस 10 मिनट रह गए। हाँ, मैं बस एक आखिरी सवाल, फिर जो 2-4 सवाल हम ऑडियंस से भी ले लेंगे। रवीश, ये एक तो डर जो है उससे इसके बोलने के बाद मुझे डर होगा, पोस्ट स्पीकिंग डर होता है कि कोई बोलेगा तुमने क्या वहां बोल दिया, वो ट्रोल हो रहा है आईटी सेल वाला, यहां बोल रहा है, तो वो पोस्ट डर भी होता है। एक प्री स्पीकिंग डर होता है, एक पोस्ट स्पीकिंग डर होता है, बहुत तरह का डर होता है। फिर सारे दोस्तों को आएगा कि तुम ये पब्लिक में जाना बंद कर दो और कम से कम रेजिग्नेशन की बात मत करो, मौन रहो तो महान कहलाओगे। लेकिन मेरे मौन रहने से फायदा किसे है? आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं, वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं, और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं, ये मैंने देखा है। लगता है कि यहां से खरीदते ही नहीं है सब,
सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो, अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा, और क्या है। इसी से रिलेटेड वो सवाल था कि जो होते हैं वो क्या है कि उसकी आड़ में कि बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना है, दोनों साइड का देना है, तो उसकी आड़ में कि कॉम्प्रोमाइजेस बहुत हो जाते हैं। तो अपनी जो रेपुटेशन वो भी बचाए रखते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी स्पीक आउट, बट बिगेटरी के खिलाफ, वायलेंस के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक जो भी हो रहा है उसके खिलाफ भी वो छापेंगे, दिखाएंगे, आर्टिकल्स छापेंगे, किताबें छाप, दूसरी तरफ वहां के भी छाप देंगे, जो बिगट्स हैं उनको भी छाप देंगे। तो इस तरह का ये एक तरह से तमाशा बन गया है जिसको